नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरू करते हैं खबरों का। उत्तरकाशी के धराली से लेकर पौड़ी गढ़वाल तक जहां भी आपदा ने संकट खड़ा किया है, वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले पहुंचे हैं। राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के साथ साथ वे स्वयं ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से धामी ग्राउंड जीरो पर हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं और हर स्तर पर व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी वो स्वयं कर रहे हैं। उनकी निगरानी में आपदा प्रबंधन की पूरी मशीनरी 24 घंटे सक्रिय है और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 माह के वेतन को आपदा राहत कार्यों के लिए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रतिदिन सूरज निकलने से पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ हेलीकॉप्टर ऑपरेशन आरंभ हो जाता है। एक हेलीकॉप्टर राहत सामग्री लेकर उड़ता है तो दूसरा घायलों को लेकर वापस लौटता है। आकाश में लगातार हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही धराली के जीवन रक्षा अभियान की गंभीरता को बयां करती है। वे खुद अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं और घायलों और प्रभावितों से भेंट भी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व से बचाव कार्यों के लिए अभूतपूर्व संसाधनों को भी एकत्र किया गया है। ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के 2 चिनूक, 2 MI-17 और 4 अन्य हेलीकॉप्टर, राज्य सरकार के 8 हेलीकॉप्टर, 1 RB ALH और 2 चीता हेलीकॉप्टर सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जो लगातार प्रभावितों तक राहत पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो से ही पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करते हुए निर्देश दिए हैं कि गंभीर घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर देहरादून या एम्स ऋषिकेश भेजा जाए और राहत शिविरों में भोजन, पानी, दवाइयों और अन्य आवश्यकताओं की कोई कमी न हो। जमीनी स्तर पर राजपुताना राइफल्स के 150 जवान, घाटक टीम के 12 कमांडो, NDRF के 69, SDRF के 50 जवान और 4 मेडिकल टीमें, 9 फायर टीमें, 130 ITBP के जवान और DRO के 15 कर्मियों समेत कुल 479 अधिकारी कर्मचारी दिन रात तैनात हैं। इसके अलावा 814 अतिरिक्त जवानों को अन्य क्षेत्रों से सीधे प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर प्रभावितों के लिए 2000 से अधिक फूड पैकेट्स भेजे जा चुके हैं और ड्राई राशन हवाई मार्ग से हर्षिल पहुंचाया जा रहा है, जहां से उसे दूरस्थ गांवों तक भी पहुंचाया जाएगा। अब तक 300 से अधिक लोगों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया जा चुका है। इसके साथ ही बंद सड़कों को खोलने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। इंटरनेट सेवा बहाल की जा रही है और बिजली और पानी की टूटी लाइनों को भी जोड़ा जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल में CM धामी ने आपदा से प्रभावित नैठा बाजार, सैंजी गांव और बाकुड़ा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया है और माताओं बहनों से भेंट भी की है। इस दौरान CM धामी को देख वे अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी। CM धामी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि बेटे और भाई की तरह हर संकट में वो उनके साथ खड़े हैं। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। योगेश, CM धामी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो जमीनी स्तर पर इस समय क्या हालत है? बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में एक साथ कई जगह पर आपदा आई। हर्सिल में तो आई जो उत्तरकाशी में है, उसके साथ ही पौड़ी में भी और अन्य जगहों में भी जो है वो आपदाएं देखने मिली। पौड़ी में भी स्थिति ये हुई कि जानमाल का नुकसान भी हुआ, गाँव में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो पहले उत्तरकाशी गए थे। धनारी में तो वो टिके हुए हैं, हिल नहीं रहे हैं, वहां पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके बाद वो कल शाम को भी वो वहां पर गए थे पौड़ी में भी उन्होंने उन्होंने निरीक्षण किया, देखा स्थिति कैसी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं हर समय आपके साथ खड़ा हूं। इसलिए अगर कहें कि मुखिया के तौर पर जिस तरह से अभी हर समय हर जगह पर मुख्यमंत्री मौजूद हो रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है। पर अगर हम बात करें कि स्थिति, तो उत्तराखंड में इस समय बहुत ज्यादा खराब स्थिति है। आज मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है और बहुत तेज बरसात शुरू भी हो गई है पहाड़ों से लेकर मैदानों तक। तो यानी कि आज का दिन भी भारी हो सकता है उत्तराखंड के लिए और इस वजह से और ज्यादा एक्टिव रहना जरूरी होगा। अभी मुख्यमंत्री ने एक कैबिनेट बैठक भी की है, कर भी रहे हैं और कैबिनेट बैठक में भी इसी मुद्दे पे चर्चा होगी कि किस तरह से आपदा से निपटा जाएगा। सारे मंत्री उसमें जुड़े हुए हैं और पूरा का पूरा ये चल रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक कर प्रदेश में कई आपदा
और राहत बचाव कार्यों को लेकर चर्चा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े रहे, जबकि प्रदेश के मंत्री सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तरकाशी में आपदा राहत बचाव कार्यों को लेकर मंत्रियों से चर्चा की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए केंद्रीय संस्थानों से भी रिसर्च कराने की बात की है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा ने भी राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी है और कहा है कि जल्दी जो लोग भी वहां फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। मंत्री बहुगुणा ने कहा कि मालवा इत्यादि हटाने में अभी काफी समय लगेगा। देखिए, जिस तरीके से उत्तरकाशी में आपको मालूम है 5 तारीख को बहुत भीषण आपदा आई थी और राज्य सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी हो सके और रेस्क्यू मिशन जल्दी से जल्दी चल सके। मैं सारी केंद्र की एजेंसीज़ का और प्रदेश की आपदा एजेंसीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, इतने ख़राब मौसम के बाद भी उन्होंने मटवाही पहुँचकर उन्होंने वहाँ पर जो है आपदा का काम, प्रबंधन का काम शुरू किया है। केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पूरी केंद्र की असिस्टेंस और जल्द से जल्द हमको पहुँचाई गई, जिससे हमको बहुत बड़ा फ़ायदा आपदा में रेस्क्यू करने में हो रहा है। अभी तक जो है लगभग हम वहाँ से मेरे ख्याल से टोटल में 200 लोग बचे हैं जिनको रेस्क्यू करना रह गया है, जिनको आज हम रेस्क्यू करके वहाँ से वापस ले आएंगे। संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, क्या लग रहा है अब सरकार क्या खास कदम उठा रही है? देखिए, मैं बात करूं तो उत्तरकाशी में आपदा आने के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री धामी जो है दिल्ली से लौटते ही सीधा उत्तरकाशी पहुंच गए थे। उत्तरकाशी पहुंच के वो स्थितियों का जायजा ले रहे थे। लगातार वहां से अधिकारी कर्मचारी के साथ लगातार बैठे हुए हैं। कुछ जो क्षेत्रीय विधायक हैं जो है वो भी बैठे हुए हैं। वहीं आज 4 दिन हो गए मुख्यमंत्री धामी वापस नहीं वहीं बैठे हुए हैं कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जाए। लगभग 200 लोग हैं और अब मौसम खराब है उत्तराखंड में, नहीं तो अब तक तो वो सभी लोग निकाले जाते। आज भी लगातार बारिश हो रही है तो उसको लेकर काफी चिंतित हैं। बस बारिश पे अगर बाधा ना बने तो रेस्क्यू करना बहुत जल्दी रेस्क्यू हो जाते हैं, लेकिन बार बार बारिश बाधा बन रही है। लेकिन हाँ, ये है कि अभी वहां पे पॉपुलेट मशीन पहुंचा दी गई है, जनरेटर पहुंचा दिया गया है। लगातार हर व्यवस्था, राशन पानी की व्यवस्था पहुंच रही है। ये है कि मतलब व्यवस्थाओं को लेकर काफी हद तक पूरी हो रही है। जिस तरीके से सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लगे हुए हैं तो काफी हद तक जो है काफी सुविधा पहुंच चुकी है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। धराली आपदा के बाद से ही घटनास्थल पर डटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें बैठक में कैबिनेट के सहयोगियों को आपदा राहत कार्यों की जानकारी दी गई है, तो वहीं शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक के बाद मुख्य सचिव का कहना है कि कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। वैली ब्रिज का काम वहां पर शुरू कर दिया गया है और साथ ही वीसेट भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है, जिसके बाद हम जल्द ही अभियान को पूरा करने की स्थिति में होंगे। वहीं भविष्य में इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। हमें अपने जो भी रेगुलेशंस हैं, बिल्डिंग रेगुलेशंस हों, एविएशन से रेगुलेशंस हों, तो इसको और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता होगी। तो उस पर डेफिनेटली राज्य सरकार अपना काम करेगी। कनेक्टिविटी के लेकर अभी हद तक पूरा काम हो चुका है। हाँ, इस पर हाँ, देखिए, वहाँ पे जहाँ मेन ब्रिज हमारा टूटा था वहाँ बेली ब्रिज बनाने की कार्रवाई आज सुबह से ही प्रारंभ हो चुकी है। मटेरियल तो कल ही पहुँच गया था, प्लस इंटरनेट कनेक्टिविटी और उसके लिए वीसैट के इक्विपमेंट्स वगैरह भी पहुँचाए जा रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि रेस्क्यू के साथ साथ कम्युनिकेशन, फिजिकल एंड डिजिटल दोनों कम्युनिकेशन हम शीघ्र से शीघ्र उसको यथावत कर सकें। थैंक यू। पौड़ी में भारी बारिश का भयावह मंजर अब सामने आने लगा है। जनपद के पाबो और थलीसैंड ब्लॉक इस आपदा से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। पाबो ब्लॉक के क्याई, कलुन, सेंजी, बुरांसी गांवों से लेकर थलीसैंड ब्लॉक के बांकुड़ा गांव तक भारी नुकसान हुआ है, जहां 5 नेपाली मजदूर के बहने की सूचना थी और जिनके अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अतिवृष्टि के चलते कई घरों में मलबा घुस गया है, सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं और ग्रामीणों की आजीविका पर गहरा संकट भी मंडरा रहा है।
प्रशासन लगातार राहत कार्यों में जुटा हुआ दिख रहा है और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अस्थायी राहत शिविरों में खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है और मेडिकल टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। शासन द्वारा प्रभावित परिवारों के लिए राशन किट, तिरपाल और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि उन्हें तत्काल राहत मिल सके। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से अपील की है कि आपदा व इस घड़ी में उन्हें तुरंत और स्थायी सहायता दी जाए ताकि वे दोबारा सामान्य जीवन शुरू कर सके। वो विकास खंड के लिए कल रात की बारिश, जो कि 12 घंटे से ज्यादा की बारिश थी, एक आफत की बारिश साबित हो चुकी है। बुरासी गांव में कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है, जिसमें 2 महिलाएं, और सैंजी गांव में भी बहुत नुकसान हुआ है। और अभी यहाँ पे जहां हम खड़े हैं, कलगड्डी का ये NH 121 के सामने वाला पुल सुबह 7 साढ़े 7 बजे पूरा नेस्तनाबूद हो गया है। और जिस क्षेत्र के मैं अभी सुबह से जिस क्षेत्र में बना हुआ था, ग्राम क्यर्द, पट्टी, खात्यूं, वहां पे लगभग 3 परिवारों को स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां भी बादल तो नहीं फटा है, परंतु ज्यादा बारिश होने के कारण उनके घर के आगे के पुश्ते, लैट्रिन, वो सारा खत्म हो चुका है। ग्राम सभा कलण में, जो कि खात्यूं पट्टी के ही अंतर्गत है, वहां भी 3-4 परिवारों को अलग अलग घरों में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस पूरी बारिश को हम आफत की बारिश मानेंगे। और कुछ थैली सैंड की तरफ भी एक सूचना मिली है कि उस साइड कुछ नेपाली मजदूरों के हताहत होने की खबर है। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आए भीषण आपदा को लेकर पुरोला विधायक दुर्गेश लाल ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार पीड़ितों के साथ में खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 2 दिनों से प्रभावित क्षेत्रों में डटे हुए हैं और हर संभव राहत कार्यों की निगरानी स्वयं कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री का इस तरह जीरो ग्राउंड पर जाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले टनल हादसे में भी धामी ने हिम्मत दिखाकर श्रमिकों का हौसला बढ़ाया था। उन्होंने बताया था कि केंद्र सरकार के सहयोग से राहत सामग्री चिनूक हेलीकॉप्टर और LTA विमानों के जरिए भेजी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पुष्कर सिंह धामी ने त्वरित संपर्क किया था, जिसके बाद JCB और अन्य संसाधनों की व्यवस्था तुरंत की गई थी। दुर्गेश लाल ने जनता से अपील की है कि सभी मिलकर आपदा प्रभावितों की मदद करें और इस कठिन समय में एकजुटता दिखाएं। डेट में मैं कह रहा हूँ, केंद्र से जो मदद है वो जो अपेक्षा नहीं करेंगे उससे ज्यादा मदद मिल रही है हर तरीके से। चाहे किसी भी तरीके से देख लें, उनके इक्विपमेंट को लेकर के देखें, फोर्स को लेकर देखें, NDRF, SDRF, सेना, तमाम चीजें जो है केंद्र सरकार जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी जो है नजर बनाए हुए। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आपको, धराली में हुए आपदा में जितने भी लोगों के परिवार में जो हाथ पहुंची है, लोग जो वंचित रहे हैं, जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, उन सब के साथ हमारी सरकार खड़ी है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी खड़े हैं। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में प्रशासन का राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। हेली सेवाओं के माध्यम से घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है और प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। प्रदेश का पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि उत्तरकाशी आपदा में भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल रही है और जमीनी स्तर पर कोई व्यवस्था दिख नहीं रही है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि आपदा के समय कांग्रेस राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर मौजूद हैं, पीड़ितों से मिल रहे हैं और राहत कार्यों की निगरानी स्वयं कर रहे हैं। सेना, NDRF और हेली सेवाओं के माध्यम से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कांग्रेस देखना नहीं चाहती है। ऐसे समय में कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, न कि राजनीतिक बयानबाजी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, आपदा के इस अवसर पर भी अगर वो राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनको अपने जो उनके नेता हैं राहुल गांधी जी, जिस तरह से वो विदेश में जाकर के बयानबाजी करते हैं, उसी तरह से उनको भी मुझे लगता है जो आपदा राहत कार्यों में हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उसको वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि रेस्क्यू से अब तक जो चिनूक के द्वारा अभी तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, उसमें करीब 300 से अधिक लोगों को अभी तक वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। और सभी प्रकार की, चाहे हम डॉक्टर की टीम बोलें, चाहे राहत सामग्री वहां पर देने की बात करें, हर प्रकार से राहत पहुंचाने का काम वहां पर प्रशासन की टीम के द्वारा किया जा रहा है। वहां पर आर्मी, SDRF, NDRF
सभी प्रकार की एजेंसियां वहां पर राहत कार्य में जुटी हुई है। हरिद्वार के सिटी सेंटर रानीपुर मोड़ पर जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हर साल मानसून के सीजन में यहां चौराहे और उसके चारों तरफ के रास्ते जलमग्न हो जाते हैं, जिससे दुकानों और शोरूम के मालिक व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। प्रशासन की ओर से यहां पानी की निकासी के लिए वाटर पंप भी लगाए गए हैं। हालांकि तेज बारिश में ये वाटर पंप नाकाबिल साबित होते हैं और समस्या का स्थायी समाधान न निकाले जाने पर स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं व्यापारी प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। डीएम मयूर दीक्षित का कहना है कि जल भराव की समस्या के लिए कार्य योजना तैयार की गई है, जिसे जल्द शासन को भेजा जाएगा। सभी संबंधित एजेंसियों से एनओसी मिलने के बाद प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा जाएगा। बागेश्वर जनपद में हो रही लगातार बारिश से शहर और ग्रामीण स्तर पर खड़ी हुई अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जिला प्रशासन लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर रहा है। जिला अधिकारी बागेश्वर आशीष भटकई का कहना है कि वर्षा से हो रही तबाही का जायजा लिया जा रहा है। अभी तक के नुकसान में विकास भवन सड़क मार्ग ध्वस्त की स्थिति में है और तुनेड़ा गधेरे में आए अत्यधिक मलबे को हटा दिया गया है। जिले के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर अभी रखा गया है। 2 दिन पूर्व से बारिश हो रही थी, कल से लेकिन मौसम साफ है और बारिश में जनपद के अंतर्गत कई मार्ग अवरुद्ध हुए थे। मेजर कोई रोड तो अवरुद्ध नहीं हुआ था, लेकिन जो विलेज रोड्स हैं हमारे वो अवरुद्ध हुए थे। तो कल तक सारे रोड्स को खुलवा लिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ भी रोड, क्योंकि वहाँ पर क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन है, तो अभी भी 7-8 रोड अभी बंद हैं, 8 रोड बंद हैं। तो उसको खुलने की कार्रवाई की जा रही है और आज शाम तक वो भी खुल जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर के अंतर्गत भी विकास भवन के पास का जो मार्ग है वहाँ पर भी कुछ क्षति भी है, जिसमें रिस्टोरेशन का वर्क जो है पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर भी कांग्रेस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उसके बाद आरक्षण की स्थिति को लेकर भी कांग्रेस लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बोली लगाई जा रही है। कहीं 1 करोड़ रुपया तो कहीं 50 लाख रुपया इसके लिए तय किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति इस समय मजबूत है और चुनाव के दौरान देखते हैं कि क्या सामने आता है। हम विरोध कर रहे थे और हमारा विरोध तार्किक था। हमारा विरोध पूरे तरीके से तर्कों पर आधारित था। देहरादून जिस प्रकार से लगातार रिजर्व किया जा रहा है, उसके प्रति जो आक्रोश था लोगों में, इसी प्रकार से राज्य के अन्य जनपदों में भी एक ज़बरदस्त तरीके से पूरे हर जनपद में इस मामले में लोगों में गुस्सा था। अब हमने रिप्रेजेंटेशन राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार में किया था। अब राज्य सरकार ने पुनः जिस प्रकार से आरक्षण था उसको यथावत रखा है। हमारा विरोध अभी भी है। राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका जिस प्रकार की रही है पूरे चुनाव में, उस जग जाहिर है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के जरिए ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर कांग्रेस पहले से ही लगातार सवाल उठाते आ रही है। अब जिला पंचायत अध्यक्षों को आरक्षण को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से मुखर रही है और सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि नियम विरुद्ध आरक्षण शुरू किया गया है, जिस पर हाई कोर्ट ने भी अभी सवाल उठाए हैं। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है कि भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि नियम के तहत ही पंचायत के आरक्षण कराए गए हैं और यह प्रावधान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही निर्धारित किए गए थे। अब ऐसे में कांग्रेस अपनी ही सरकार के निर्णय का विरोध कर रही है। कांग्रेस को विरोध करने के लिए मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हल्ला कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को जिस प्रकार से अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ, उसमें जो जनता ने उनको नकारा है, उससे उस हार को देकर के वो बौखलाहट में हैं और वो आरक्षण को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। और जो आरक्षण हमारे चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की बात
आरक्षण की बात करें या ब्लॉक प्रमुखों के आरक्षण की बात करें, प्रधान या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में जो आरक्षण का चार्ट बनाया गया है, वो पंचायत राज अधिनियम 2016 के अनुसार उस नियमावली के तहत ही उसी को लागू किया गया है और उस अधिनियम को बनाने। बागेश्वर जनपद के 5,307 राशन कार्ड निरस्त संबंधी खबरों की पड़ताल करने पर यहां पाया गया है कि बागेश्वर जनपद के तीनों ब्लॉक, जिनमें गरुड़, बागेश्वर, कपकोट शामिल हैं, उनसे कुल 5,307 राशन कार्ड धारकों के राशन कार्डों को वर्ष 2022 से 23 तथा 23 से 24 में अपात्र घोषित करते हुए निरस्त कर दिया गया था। इन्हीं पुराने आंकड़ों को देहरादून से पुनः प्रसारित किया जा रहा था। जिला खाद्य पूर्ति विभाग बागेश्वर ने आंकड़ों का पत्र जारी करते हुए पुष्टि भी की है। वहीं मामले पर जिलाधिकारी बागेश्वर आशीष भटगई का कहना है कि शासन स्तर से प्राप्त गाइडलाइंस के अनुसार ही कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। प्रमुख समाज सेवी चेरब जैन ने मालवीय चौक पर एक विशाल कैंप लगाया है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिविर का लाभ उठाया है। शिविर दंत रोग, हृदय रोग सहित तमाम बीमारियों के चिकित्सकों ने लोगों का चेकअप किया है और कैंप में हरिद्वार सीएम राजेश सिंह सोमवंशी ने भी पहुंचकर चेरब जैन को मुबारकबाद दी है और कहा है कि इस तरह के कैंप लगाए जाने से गरीब लोगों को काफ़ी राहत मिलती है और इस कार्य में भी सामाजिकों को आगे बढ़ना चाहिए। वहीं चेरब जैन ने कहा कि वह काफ़ी समय से निःशुल्क कैंप का आयोजन करते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह की सेवा करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि वे चुनाव 2027 में हिस्सा लेंगे। हरिओम भाई, ये हमारा आज 8वां कैंप, 8वां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हम लोगों ने आयोजित किया है। इसमें जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, निःशुल्क ईसीजी, निःशुल्क खून की जांच, निःशुल्क नज़दीक के चश्मे, निःशुल्क दवाइयाँ और हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं और रुड़की वासियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसे कैंपों में आइए। मेरे द्वारा आयोजित नहीं, यदि कोई और भी आयोजित कर रहा है उसमें जाइए और अपने स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग टाइम टू टाइम करवाते रहिए। जसपुर के लक्ष्मीनगर कॉलोनी में मायके में रह रही एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी ही जीवन लीला समाप्त कर ली है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को मृतका के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं बताया जा रहा है कि जब मृतका ने फांसी लगाई उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर दीपक सिंह ने बताया है कि जसपुर पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला जो अपने मायके में रह रही थी उसने आत्महत्या कर ली है। उनके मायके की तरफ से जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मौके से सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में जहर खुरानी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ज्वेलर्स व्यापारी के घर पर काम करने वाली नौकरानी ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर पूरे परिवार को बेहोश कर दिया और लाखों की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गई। गंभीर हालत में व्यापारी परिवार के सदस्य निजी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां से उन्हें हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी सिटी पंकज ग्यारोला मौके पर पहुंचे और अस्पताल में भर्ती परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि फिलहाल पीड़ितों की हालत बेहद गंभीर है, इसलिए अभी उनका बयान दर्ज नहीं किया गया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपी नौकरानी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पर्यटन नगरी मसूरी में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। विगत दिनों पुराना टिहरी बस स्टैंड में चोरी का अभी खुलासा नहीं हुआ था कि मसूरी के कैमल बैग पर खड़ी स्कूटी, मोटरसाइकिल से बैटरी चोरी और तेल चोरी की घटनाएं फिर से सामने आने लगी हैं, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। वहीं चोरों द्वारा सुबह लगभग 4 बजे घटना को अंजाम दिया गया है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के अभी तक हाथ खाली हैं, जिससे लोगों में पुलिस के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। विगत दिनों पुराना टिहरी बस स्टैंड के निकट चोरों द्वारा कई मोटरसाइकिलों से तेल निकाल लिया गया था और कई पार्ट्स भी गायब कर दिए गए थे, जिसका अभी तक
खुलासा नहीं हो पाया है। एक बार फिर चोरों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि नशे के शौक को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। विकासनगर के कालसी थाना क्षेत्र में कोटी में गैस सिलेंडर लीक होने से परचून की दुकान में भीषण आग लग गई है। आग लगते ही आसपास में अफरा तफरी मच गई और आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया है। साथ ही दुकान के बाहर खड़ी बाइक भी आग की चपेट में आ चुकी है। दुकान पुलिस के पहुंचने तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। दुकान संतराम नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।